सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में नशा सप्लाई करने वाला एक बहुत बड़ा कार्टेल, बहुत बड़ा गैंग, जॉर्डन गैंग। जॉर्डन जाती तौर पे सप्लाई करता ही नहीं था। जॉर्डन के आगे सब डीलर्स थे, ये उनके जरिए डिलीवरी देता था। जॉर्डन को किसी ने नहीं देखा हुआ था। जॉर्डन इस कदर बड़ा कार्टेल था कि वो लोकल जो मनशियात फरोश थे उनके साथ कोई राब्ता भी नहीं रखा। मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में इस लेवल पे कोई अमीर तरीन शख्स नारकोटिक्स की सप्लाई में बना हो। डीएचए में 6 जाती घर जॉर्डन के फेज 6 में। इसकी जो वालदा और इसकी बहनें, वो सब की सब पूरी फैमिली, हाँ, ये कहते पूरा फैमिली बिजनेस था इनका। इसकी अरेस्ट के लिए ये बाकायदा तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जिस शख्स को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं वो एक इंतहा दर्जे का नोटोरियस ड्रग डीलर है। यूएई में कितना सख्त कानून, इसके बावजूद जॉर्डन की ड्रग सप्लाई यूएई तक। लाहौर में भारी नफरी और बड़ी गाड़ियों के साथ एक ऑपरेशन किया गया। 3 घरों पे मुश्तरका रेड की गई और हाथ आया जॉर्डन गैंग, एक ऐसा नेटवर्क जो एलीट क्लास में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नशा सप्लाई करता था। ये नेटवर्क कैसे पकड़ा गया, बेनकाब किसने किया और ये क्या धंधा करता था, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीआईए ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर आवान साहब। सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में नशा सप्लाई करने वाला एक बहुत बड़ा कार्टेल, बहुत बड़ा गैंग, जॉर्डन गैंग लाहौर से पकड़ा गया था। इनका तरीकाकार क्या था? मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा गैंग मैंने नहीं सुना इससे पहले, जिसपे 12 साल तक मुसलसल कोशिश होती रही लेकिन कोई नहीं पकड़ सका। ना तो ये मैंने किसी दूसरे प्रोविंस में सुना और ना ही पंजाब में सुना। सीआईए की ओसीयू की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इमरान कश्वर डीआईजी की सरबराही में, फुरकान बिलाल एसएसपी थे और वो अभी भी सीसीडी का हिस्सा हैं। और फिर एक बड़ा ही मायानाज पुलिस ऑफिसर है, उसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बड़ा मजबूत है, अकरम। वो गालबन आजकल सीसीडी इकबाल टाउन में पोस्टेड है। तो बुनियादी तौर पे तो देखें जी, ये जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होते हैं ऑफिसर्स, काम तो उन्हीं का होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर गैंग में फुरकान बिलाल इज द ऑफिसर कि जिनके पास ये टिप आई थी। और वो कहते थे कि जब आई तो हमें पता ही नहीं था कि जॉर्डन है कौन। जॉर्डन का नाम बड़ा सुना हुआ। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। मैं आई वॉज पोस्टेड एट डिफेंस सी, ये 2019 की बात है। तो जॉर्डन का नाम मैंने 2019 में पहली मर्तबा वाइल पोस्टेड एट डिफेंस सी सुना था कि डीएचए के एरिया में कोई एक शख्स है जो जॉर्डन है और वो इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग सप्लायर है। यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जो डिफेंस के बड़े बड़े, आपने सुने हैं जी जी, बड़े बड़े नाम हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, तो ये वहाँ पे सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये भी सुना है कि जॉर्डन जो है वो पोश इलाकों के अलावा सप्लाई नहीं करता था, उसको बड़ी सप्लाई चाहिए होती थी, वो छोटी मोटी सप्लाई नहीं करता था। जॉर्डन जाती तौर पे सप्लाई करता ही नहीं था। हाँ, जॉर्डन के आगे सब डीलर्स थे जो ऑलरेडी नारकोटिक्स का धंधा कर रहे थे पंजाब में, स्पेशली लाहौर में। ये उनको सप्लाई देता था बल्क में और फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन उनका काम होता था। जो जॉर्डन है वो उनको भी सप्लाई जो देता था वो बराह रास्त सप्लाई नहीं करता था। जॉर्डन ने कुरियर सर्विसेज ये उनके जरिए डिलीवरी देता था। जॉर्डन को किसी ने नहीं देखा हुआ था, जॉर्डन का सिर्फ नाम था। और मैं ये समझता हूं कि मुझे भी और पुलिस को भी, दीगर को, यही था कि ये कोई इंटरनेशनल कार्टेल का हिस्सा है और ये कोई फॉरेनर है। हाँ, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये लगता था, ये लगता नहीं था, मतलब किसी ने इसको देखा ही नहीं हुआ था। हाँ, नाम इस्तेमाल होता था जॉर्डन गैंग। और जॉर्डन इतना रिच हो चुका था जब इसको ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने पकड़ा है कि मैंने नहीं देखा कि कोई पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, नॉट लाहौर ओनली, पाकिस्तान में इस लेवल पे कोई अमीर तरीन शख्स नारकोटिक्स की सप्लाई में
बनाओ। मतलब देखें ना जी, डीएचए में 6 जाती घर जॉर्डन के फेज 6 में, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसके गैंग का एक रुकन जो है वो रेगुलर बेसिस पे बाहर ट्रैवल करता था और उसके भाई बाहर ट्रैवल करते थे, वो खुद बाहर बैठा हुआ था, थाईलैंड में था गालिबन। थाईलैंड में। तो लाहौर से या पंजाब से उनकी किसी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं थी, मीडियम ऑफ सप्लाई था। हाँ, कहते ये पढ़ा लिखा था और इसने टेक्निक्स का इस्तेमाल किया नशे की सप्लाई में। खवातीन, ओके, इसमें जो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि एक ऐसा पार्ट है क्राइम में कि जिस पे नॉर्मली पुलिस एक्शन नहीं लेती, हाँ। लेडीज को अवॉइड किया जाता है कि खातून है, इट्स ओके फाइन। तो इसकी जो वालदा जॉर्डन की और इसकी बहनें, वो सब की सब पूरी फैमिली, मतलब ये इनका जॉइंट वेंचर। हाँ, ये कहते पूरा फैमिली बिजनेस था। फैमिली बिजनेस था। तो इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान कश्वर साहब ने, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब ये इंफॉर्मेशन की टिप आ जाती है फुरकान बिलाल साहब के पास, तो वो बताते हैं अपने सीनियर्स को, अथॉरिटीज़ को। तो बराह रास्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, और अबव ऑल जो इम्पोर्टेंट है कि इसकी अरेस्ट के लिए ये बाकायदा तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि कार्टेल बहुत बड़ा था कि हम शायद किसी एक इंटरनेशनल गैंग पे हाथ डालने जा रहे हैं, और सीएम ने गो हेड दिया, हाथ डालने जा रहे हैं। और इसमें मुमकिनात में से है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी शामिल हों जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि स्मगलिंग के हवाले से जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि उनके बगैर, उनकी फैसिलिटेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं था कि आप इंटरनेशनल लेवल की ड्रग्स पाकिस्तान में लेके आए। ये कोई पाकिस्तान के किसी सूबे में या जो हमारे हमसाया मुमालिक हैं वहाँ की तो ये मसनूआत ही नहीं। ये तो कनाडा और वो क्या है, मैक्सिको, जो समझ लें कि क्राइम का गढ़ है, रियासत है, वहाँ की ये सारी मसनूआत हैं। तो देखिए आप, ऑल द वे लॉन्ग फ्रॉम कनाडा एंड मैक्सिको ये पाकिस्तान में आ रही हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशन की रही होगी कि जो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे पाकिस्तान में लेके आने के लिए। He used to play with the minds of police also. माइंड्स ऑफ पुलिस, देखें जी, जो पुलिस का एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसकी मदद के बगैर और फिर किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कार्रवाई के बगैर, कम से कम ड्रग माफिया, ड्रग कार्टेल को ब्रेक करना इंतहाई मुश्किल काम है। ये लोकल पुलिस के बस की बात नहीं है। लोकल पुलिस के पास ना तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना पुलिस स्टेशन लेवल पे इतनी फोर्स होती है कि आप उनको परमानेंटली किसी एक जॉब के लिए असाइन कर दें कि जी ठीक है आपने यही काम करना है। तो उन्होंने अपने बचे खुचे टाइम में से इस पे काम करना है। बिकॉज आई माई सेल्फ आई ट्राइड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर इन 2019 कि ये जॉर्डन कहीं से हमारे हथे चढ़ जाए, लेकिन हमें उसकी हवा भी नहीं मिली। हालांकि वो मुसलसल, यस, डीएचए में था एंड आई वाज पोस्टेड इन डीएचए, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। ये उसकी वजह से हमने 2 काम किए। एक जो शराब का सप्लायर था उस पे हाथ डाल लिया क्योंकि वो भी सप्लायर था। एक हमने चर्स, जिसे आप हशीश कहते हैं, वो मैंने बड़ी बल्क में पकड़ ली, लेकिन जॉर्डन तक नहीं पहुंच सका। ओके, यानी आपने उनको पकड़ा कि जिनके कनेक्शंस थे, आपने कहा कि इनका कनेक्शन होगा जॉर्डन के साथ। एंड दे डिडंट नो अबाउट जॉर्डन। कोई नहीं जानता था, नाम सुना हुआ था। अच्छा, इसका मतलब है कि जॉर्डन इस कदर बड़ा कार्टेल था कि वो लोकल जो मनशियात फरोश थे उनके साथ कोई राब्ता भी नहीं रखता। अब आप ये देखें कि जो मैंने नारकोटिक्स में बड़ी कार्रवाई की है डीएचए में, वो 10 kg ऑफ हशीश मैंने पकड़ी थी। और लोकल पुलिस को क्या मुश्किलात पेश आती हैं, लोकल पुलिस किन परेशानियों का सामना करती है, वो मुझे उसमें पता चला कि जब मैंने वो 10 किलो वो पकड़ी। क्या परेशानियां होती हैं? देखें, उसमें मेरे पास टिप आती है, कोई
लेट इवनिंग में कि कोई एक शख्स एक गाड़ी में नारकोटिक्स सप्लाई के लिए लाहौर आया है। ये उस वक्त की बात है जब आप पोस्टेड थे? 2019 की बात ठीक है। कर रहा हूँ कि कोई एक शख्स लाहौर में DHA के साथ एक मुल्हिका इलाका है, वहाँ पे ड्रग सप्लाई करने के लिए आया है और कुछ ही देर में वो यहाँ से रवाना होगा और उसने इस रास्ते से गुजर के फैसलाबाद जाना है और उसके पास इस वक्त भी नारकोटिक्स इतनी मिकदार में मौजूद हैं जो उसने फैसलाबाद सप्लाई करनी है। अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की भी एक आप समझ लें कि ज्यादती वाली बात सामने आएगी, जो मेरे साथ जो वाकया पेश आ गया। मैंने बड़ी कामयाबी से वो ऑपरेशन सर अंजाम दिया। मेरा नेटवर्क, मेरे इन्फॉर्मर्स, मेरी टीम बड़े चाको चौबंद, बड़े अलर्ट नौजवान थे। मैंने आनन फानन टीम तरतीब दी, आनन फानन मैंने ये सारी कार्रवाई, क्योंकि मेरा टाइम बहुत थोड़ा था। मैंने उसको उसी पॉइंट पे कि जहां से उसने गुजरना था मैंने उसे रोक लिया। जब मैंने उसको चेक किया तो उसकी जो हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, उसके बम्पर, उसके अंदर बाकायदा खुफिया खाने बने हुए थे। पहले तो हमें मिल ही कुछ नहीं रहा था। आप गाड़ी के अंदर देखते रहे? हम देखते रहे सीटों के नीचे, राइट लेफ्ट सारा, लेकिन क्या था। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार बंदे का पुत्र बन, मेरे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है तो बता। फिर उसने तो नहीं बताया, मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा सर इसकी लाइटें, टेल लाइटें और इसके बम्पर चेक करें। ओके। फिर वो मैंने चेक किए और 10 किलो वो उसमें चर्स मौजूद थी। फिर मेरे इन्फॉर्मर ने ही बताया कि सर ये जहाँ से निकला है वहाँ पे इसने 10 किलो डिलीवरी भी दी है और ये चला है KP से ऑल द वे लॉन्ग, पंजाब में पहुंचा और फिर वहाँ सप्लाई दी। अब इसमें मेरी कामयाबी क्यों हुई कि मैं थोड़ा एफिशिएंटली सारे कानूनी तकाजे पूरे करने वाला पुलिस अफसर रहा हूँ। ठीक है। मतलब डिले में मैं बिलीव नहीं करता। मेरा बिलीव ही नहीं है कि आप डिले कर दें, सोच विचार में पड़ जाएं और फिर फैसला करें। चूँकि लिखना पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता था, तो मैंने आनन फानन एक केस रजिस्टर किया और उसी केस रजिस्ट्रेशन में मैंने अगली भी टिप डाल दी कि अब ये मैं एक नई रिकवरी के लिए जा रहा हूँ, ये FIR लॉन्च कीजिए और मुझे अब फलां गांव में पहुंचना है, वहां पे ये सप्लाई दे के आया हुआ है। मेरे साथ जितनी टीम थी जो मैंने राइट लेफ्ट से ली थी, जो लोकल थे वहां के, जो उस पुलिस स्टेशन नहीं किया आपने? नहीं किया मैंने इन्फॉर्म, वो उनको साथ लिया मैंने। जो मेरी ऑपरेशन, मैं आई वाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, लोग थे सारे, आई वाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, तो मेरी तो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी, तो मुझे ऑपरेशन की मदद लेनी पड़ी। बिल्कुल। SHO वाज नॉट अवेलेबल, तो अगर SHO अवेलेबल होता तो हमारा कुछ मामला डिफरेंट होते। तो जो वो पुलिस थी ऑपरेशंस की, उन्होंने मुझे हरगिज़ ये नहीं बताना पसंद किया कि जिस शख्स को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं वो एक इंतहा दर्जे का नटोरियस ड्रग डीलर है। ओके। और वो पहले पुलिस के साथ बड़ी भयानक कार्रवाइयां भी कर चुका है। एक अदद पुलिस ऑफिसर को पहले वो आड़े हाथों ले चुका है और वो पूरे का पूरा गांव उसको सपोर्ट करता है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है। आपको वहां पे बड़ी शदीद किस्म की रेजिस्टेंस का सामना होगा। ओके। ये ऑपरेशंस वालों ने आपको नहीं बताया? वहां की लोकल पुलिस, हर एक को पता था। अब उसकी क्या वजह थी आप बेहतर समझते हैं। मैंने वहां रेड किया, वहां पे जो बड़े बड़े फाटक थे उसकी एंट्री के, जिसके अंदर सप्लाई वो दे के लड़का निकला था, वो नहीं खुले। हमें राइट लेफ्ट के घरों से अंदर जाना पड़ा और 40 से 45 मिनट सर्च करने के बावजूद हमें वहां से कुछ नहीं मिला। ओके। लेकिन ये कंफर्म था कि यहाँ पे ये 10 किलो डिलीवरी देके लड़का मेरे साथ था। वो बता रहा है कि जी फला। अच्छा, अब वो जो शख्स जिसे वो डिलीवरी देके गया है, वो सर कोई 50 से ज्यादा घरों की छतें क्रॉस करके बेदियां रोड तक निकल जाता है। ओके। छतों से होता हुआ, और फाइनली वहां पे वो छलांग लगाता है बच निकलने के लिए, और जब वो छलांग लगाता है उसकी टांग टूट जाती है। वहां पे एक बाकायदा हंगामा खड़ा हो जाता है कि पुलिस ने टांग तोड़ दी, कि पुलिस ने जनाब पकड़ के मार के टांग तोड़ दी है। मेरा चूंकि होमवर्क कंप्लीट था,
मेरा चूंकि आपकी टिप जबरदस्त थी। मेरी टिप जबरदस्त थी और मैं ऑलरेडी उस शख्स को अपने साहब नहीं साथ भी लेके, और वो साहब का जो मुकदमा मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए सेंड कर दिया पुलिस स्टेशन, वो रजिस्टर हो गया और उसमें उसका जिक्र मौजूद है कि ये जो मैंने अरेस्ट किया बंदा, ये उसको भी 10 किलो सप्लाई दे के आया। बिल्कुल सही है। तो उसकी वो तमाम तर कार्रवाइयाँ, वो गांव पूरा उसके साथ है, कुछ 100-150 लोग हैं जिनका मुझे 10 लोगों के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है। बाहर कैफ ऊपर है ना, तो मैं वहाँ से कामयाबी से वापस आ जाता हूँ, लेकिन वो शख्स अरेस्ट नहीं होता, उसकी टांग टूट जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, एंड फाइनली वो मेरे अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दे देता है। गांव वाले उसे बचा लेते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसकी बहनें, उसकी खलाएं, उसकी फुफियाँ, वो पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे एहतजाज शुरू कर देती है कि पुलिस ने बड़ा जुल्म कर दिया, बड़ी ज्यादती हो गई है, लिहाजा इनके खिलाफ FIR दी जाए। और एक एप्लीकेशन मेरे अगेंस्ट FIR के लिए भी भिजवा दी जाती है। ओके, वो एंटरटेन क्यों नहीं होती? वो एंटरटेन नहीं होती क्योंकि आपने FIR में जिक्र मैं किया, ऑलरेडी FIR लॉज कर चुका था कि ये कार्रवाई मैं कर चुका हूं, 10 kg मैंने हशीश रिकवर कर ली है, और अब मैं नेक्स्ट रिकवरी के लिए फलां शख्स के पीछे जा रहा हूं। और वो जो नामजद मुलजिम है वो आपके साथ है, जो रिकवरी करवाने जा रहा है, वो आगे आगे चल रहा है, वो सारी निशानदेही कर रहा है। फाइनली वो उसमें हार जाता है, और वो जो मुलजिम मैंने अरेस्ट किया था उसको कोई 10 साल के करीब वो सजा भी हो जाती है। मैंने उसकी पूरी पैरवी की, मैं उसके लिए एविडेंस के लिए जाता रहा। कोर्ट्स में मुझे जो लॉयर्स की जानिब से जो मेरे साथ प्ले किया गया कि मैं एविडेंस के लिए जाता था, घंटों बैठ के वापस आ जाता था और मुझे सुना नहीं जाता था, फिर एक नई डेट मिल जाती थी मुझे एविडेंस के लिए, और ये साबित करने की कोशिश की गई टिल एंड कि पुलिस यहाँ पे एविडेंस के लिए आ नहीं रही। तो मैं थोड़ा सा ना इस मामले में ज़रा होशियारी से काम लेने वाला था। मैं वहाँ पे जियो टैगिंग समझते हैं? जी। मैं वहाँ जाके एक तस्वीर बनाता था अपनी जाते ही, जिसमें लोकेशन आ जाती थी, मेरी कोर्ट की प्रेजेंस आ जाती, टाइम आ जाता जी। था। तो फाइनली जब मैं कोर्ट में पेश हुआ तो आपने वो सारी, मैंने जज साहब के सामने वो पूरा पेपर रख दिया कि सर ये देख लें, आपने मुझे इस डेट को बुलवाया और ये मेरी प्रेजेंस है, ये मेरी तस्वीर है, और ये तस्वीर में आप देख लें कि मैं किस जगह पे मौजूद हूँ, और ये साथ इसकी जियो का एक टैग लगा हुआ है कि मेरी यहाँ पे प्रेजेंस है। तो कोर्ट में ये सुनती है, बड़ी कोशिश की वकला ने कि किसी तरीके से मुझे घेर लें, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल रहा और उसको 10 साल की सज़ा हो गई। ये बात दुरुस्त है कि मनशियात फरोशों के राब्ते बहुत ऊपर तक होते हैं। जी बिल्कुल, मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान काम नहीं है। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट या फिर अब जैसे एक भारी भरकम अदारा कायम हुआ है CCD, उसकी अशद जरूरत थी। और अब पता चलेगा कि किस भाव बिकती है, क्योंकि अब CCD वो काम कर रही है। लोकल पुलिस की हमेशा नाकामी रही है। कुछ जो वहाँ पे पोस्टेड लोग होते हैं वो मुखबर बन जाते हैं, वो मुखबर भी बन जाते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि बड़े हाथों से देखें, जो शख्स जंग लड़ रहा है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो लोग इन कार्टल्स के अगेंस्ट, इन ड्रग पैडलर्स, इन मनशियात फरोशों के अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं, वो इंक्वायरीज भी भुगतते हैं, वो केसेस को भी फेस करते हैं। फॉलो कर रहे हैं ना जी? बिल्कुल। तो पुलिस ऑफिसर कोशिश करता है, जो लोकल पुलिस है, कि हम बाइज्जत तरीके से बच बचा के अपनी नौकरी करते हुए आगे निकल जाए। तो CCD या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट एक ऐसा इदारा है कि जो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करता है, इन तमाम चीज़ों का पहले से बंदोबस्त किया होता है, और वहाँ पे जो टीम होती है वो एक दूसरे के साथ, उनकी वफादारियाँ एक दूसरे के साथ होती हैं। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं जॉर्डन गैंग पे। जॉर्डन गैंग महीने भर में 3 से 4 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात फरोख्त करता था, और ये रिपोर्ट है BBC की कि जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां थीं, और वो चॉकलेट्स और इसके साथ साथ जेलीज की सूरत में ये मनशियात देता था। कैनबिस, वीड, मशरूम, ये सारी चीज़ें, जो मशरूम आपने शायद सुना है पहले।
मशरूम एक ऐसा जेनेटिकली ग्रो की गई आइटम है जो वीड की शक्ल इख्तियार करती है। अच्छा, ठीक है जी, इन्हें देखने में मशरूम लगेगा, वो देखने में मशरूम लगेगा लेकिन वो बुनियादी तौर पे वो वीड है। ओके। बुनियादी तौर पे वो एक ऐसी ड्रग है हाँ। कि जो नशे के लिए इस्तेमाल। ये जॉर्डन ने इजाद की? जॉर्डन ने नहीं, ये वैसे ही इजाद है। अगर आप मैक्सिको को स्टडी कर ले, अच्छा, यानी बाहर से तो जो इंपोर्ट की जाती है वो ड्रग है? जी जी, ये वो ड्रग है। ओके। तो इसमें फिर वो जो चॉकलेट्स हैं वो बिल्कुल उसके अंदर बाकायदा मेडिकेटेड ड्रग जो है वो फिल इन हुई होती। जेली जो है फिर इसमें एक वो जो कोकोमो टाइप की फिल्ड विद ड्रग वो। और फिर इसके अलावा आप ये देख लें कि एक वेप, हाँ, जो आम इस्तेमाल में है, हाँ, इलेक्ट्रिक सिगरेट तो वगैरह। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो वेप है इसमें ड्रग नहीं है, इसमें वीड लिक्विड नहीं है, ऑयल की फिलिंग नहीं है, या इसमें किसी और दीगर कोक की फिलिंग नहीं है? तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रग यूज ये जॉर्डन गैंग का खासा जॉर्डन गैंग का खासा है। और जॉर्डन गैंग की निस्बत आपने अभी फरमाया कि वो महीने भर में शायद करोड़ 1.5 करोड़ की, 4 करोड़ से ज्यादा। सर वो मैं अगर ये कहूँ तो ये शायद मुबालगा राई लगेगी कि डेली अगर आप इसको 1 करोड़ कर लें तो शायद गलत नहीं होगा। अच्छा। उसकी सप्लाई हमेशा बल्क में रही है। और एक चीज़ मैं और अर्ज कर दूं कि मैं जॉर्डन को ना सिर्फ इसलिए कि वो इंपोर्ट करता है बाहर से, पाकिस्तान लेके आता है, वो इंटरनेशनली सप्लाई भी करता है। दुबई में कितना सख्त कानून है, यूएई में कितना सख्त कानून है, इसके बावजूद जॉर्डन की ड्रग सप्लाई यूएई तक थी। अच्छा। पाकिस्तान इंपोर्ट एंड देन फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई, ये मामूली बात नहीं है कि यूएई में भी जॉर्डन की। इसका मतलब नेटवर्क बड़ा मजबूत था उसका। नेटवर्क मजबूत था ना जी। पुलिस को 12 साल लगे हैं। पुलिस को 12 साल लगे हैं जॉर्डन गैंग तक पहुंचने में, जॉर्डन गैंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और जॉर्डन गैंग तक पहुंचने में। या इसको यूं कह लीजिए कि जॉर्डन गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन कामयाब हुआ वो 12 साल का अरसा लगा। आई सैल्यूट फुरकान बिलाल। फुरकान बिलाल ऑल्दो कोई मंजरे आम पे इस हद तक नहीं आए। हाँ, बिलाल फुरकान सब ज्यादा नहीं आते ज्यादा नहीं मीडिया आते। पे और सामने। लेकिन ये मैं समझता हूं कि फुरकान बिलाल साहब की और इमरान कश्वर साहब की ये जॉइंट एफर्ट है। और ये बड़ा एहसान है लाहौरियों पे, अवाम सर, पे। थोड़ा सा सर, हमारे स्कूलों के, आप तो यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, ये जो आप कहते हैं ओए लेवल्स के स्टूडेंट। एक याद है डिफेंस में एक स्कूल में एक बच्ची नशा ना मिलने पे पागल हो रही थी। यस। और वो कॉरिडोर में अपना सर पटक रही थी। और बाद में पता चला कि उसको नशा नहीं मिला, तो इस वजह से यानी स्कूल्स की हद तक, स्कूल्स की जो आपके टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, वहां जाके ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल होती रही। ये इंफॉर्मेशंस मुझ तक थी, जिस वजह से मैं 2019 में जॉर्डन के लिए काम करता रहा कि ये तो यहाँ के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके टॉयलेट्स में ये सारा सिलसिला जारी है। और कोई जॉर्डन है, 2-3 लोग जो हमने पकड़े उन्होंने भी जॉर्डन का नाम लिया। मैंने कहा यार जॉर्डन की कोई तस्वीर दे दो, कोई मतलब बता दो ना, उनको घरों का पता। आप ये देखें कि मैं 1 साल भर वहाँ रहा हूँ, मुझे जॉर्डन के घर का नहीं पता चल सका कि जॉर्डन यहीं फेज 6 में 3 घरों का मालिक है, जाती घर है उसके, कोई और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। रेंटेड नहीं है सर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर छोटी गाड़ी उसके लिए, लैंड क्रूजर लेवल की बड़ी गाड़ियां, फिर गनमैन्स के साथ मूव करना, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। आप ये सोच लें, गौर कर लें कि एक मनशियात का सप्लायर अपने साथ गनमैन्स सिक्योरिटी लेके फिर रहा है कि गोया वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। वेयरएज बिजनेस क्या है जी? ड्रग्स। तो जॉर्डन पे जो पुलिस ने एक्शन लिया है विद द हेल्प ऑफ पंजाब पुलिस एज वेल, क्योंकि इसमें बराह रास्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब और सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब जी,
ये बिलाल सदीक कमियाना साहब ने पूरा इसमें अपना रोल प्ले किया और जो जो रिक्वायरमेंट्स थी OCU को इस कार्टेल को पकड़ने के लिए, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई, पूरा उनको हेल्प आउट किया गया और फाइनली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो है वो 6 लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। हाँ, जिसमें मोहम्मद अली है, उज़ैर है, नदीम है, समीना है, ये समीना इफ्तिखार भी है, ये समीना वालदा है, ये वालदा जॉर्डन। अच्छा, जॉर्डन का नाम है अयूब, मुल्तान के रहने वाले हैं ये बेसिकली। अच्छा, जॉर्डन का असल नाम अयूब था जी, मुल्तान के, और ये इफ्तिखार दुरानी के बेटे थे, रब्बानी के। अच्छा, अब मजे की बात एक और बताऊं, मुल्तान एयरपोर्ट भी यूज हुआ है ड्रग की स्मगलिंग में। यस। और जॉर्डन ने किया, कराची एयरपोर्ट यूज हुआ है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट यूज हुआ है, मतलब ये बाय एयर ट्रेवलिंग है सर। मतलब आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि आप बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं और मुल्तान एयरपोर्ट पे जो आपकी ड्रग की स्मगलिंग हो रही है, जो ड्रग पहुंच रही है, वो बाय एयर कैसे पहुंच रही है? तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ सर कि मैंने जब ये बंदा जो अरेस्ट किया था ना जी, इसकी हद तक मैं रहा और फिर एक बहुत बड़ी वजह बनी, एक उन दिनों में 2019 में एक सियासी शख्सियत थी, वो उनका एक केस था अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए एक शख्स को वहाँ पोस्टिंग दी गई डिफेंस सी में और मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र करके सब्ज़ाज़ार भिजवा दिया गया, वरना मैं शायद ये जो लाहौर का बड़ा डीलर था जिसने वो सारा तमाशा खड़ा किया था उसको भी मैं पकड़ लेता और शायद मैं जॉर्डन तक पहुंच जाता, क्योंकि मैंने काम पूरा शुरू किया हुआ था और मुझे बड़ी उम्मीद थी। चंद एक ऐसे वहाँ पे फूड चेन्स हैं DHA में, बड़ी मारूफ हैं, नाम नहीं लेते हम चूँकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। उनका मुझे पता चला कि यहाँ पे इनके ब्यूटी सैलून्स हैं, यहाँ पे इनके पिज़्ज़ा वगैरह की आउटलेट्स हैं और ये इनके जो फूड की सप्लाई देते हैं, जो एक तो फूड पांडा बहुत बड़ी कंपनी है ना, और इस तरह से ये जो लोकल पिज़्ज़ा के सप्लायर थे वहाँ के, मतलब इनकी जो सप्लाई के लिए जो इनके लोकल अपने कोरियर्स हैं वो सप्लाई करते हैं और मुमकिन था कि मैं उन तक पहुँच जाता और शायद उन्हीं दिनों में मैं जॉर्डन तक पहुँच जाता, लेकिन शायद मैं कामयाब ना होता क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत थी जो कि लाहौर पुलिस लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इंक्लूडिंग लाहौर पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की सरबराही और CM साहबा के नोटिस में CM साहबा को बता दिया जी, उनको बता दिया गया कि जी बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अच्छा, डिफेंस में तो सर मुझे ना SHO सदुकतला हैं दाऊद साहब जी, वो कहते हैं कि मैं जब पोस्टेड था डिफेंस में तो मैं देखता हूँ बड़ा अजीब किस्सा सुना है और मैं बड़ा हैरान हुआ कि किस किस तरीके से लोग सप्लाई करते हैं मनशियात। वो कहते हैं कि रात के 2-3 बजे, ज़ाहिर SHO होता है तो बंदा निकलता ही है, आप भी गश्त पे, तो कहते हैं एक जगह पे खड़ा मैंने गौर किया कि एक गार्ड के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आके रुकती हैं और वो 30 सेकंड 35 सेकंड बाद वो गाड़ियाँ चली जाती हैं। अच्छा, वो कॉफ़ी शॉप का गार्ड था, कॉफ़ी शॉप जो है वो 3 बजे बंद हो गई, गार्ड के पास फिर भी गाड़ियाँ आ रही हैं, गार्ड खड़ा हुआ है बस थोड़ी देर को। तो उसके बाद कहते हैं मैंने एक टीम तश्कील दी और कहा कि इस गार्ड को सुपरवाइज करें, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। कहते हैं कि हमने कोई 15-20 दिन रैकी करने के बाद उस गार्ड को पकड़ा और बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा कि वो जैसी गाड़ी आके रुकती थी वो एक पैकेट थमाता था और उसके बाद वो सिर्फ पेमेंट करते थे और ले जाते थे। कहते गार्ड को पकड़ लिया हमने तो गार्ड से पूछा कि किसको देते हो पेमेंट, वो कहते कि विदाउट नंबर प्लेट एक आती है गाड़ी या बाइक, बस मुझे ऑर्डर होता है कि जो पैसे कमाए आपने उसमें ये शॉपिंग बैग रख दें और दूसरा निकाल लें, उसमें वो ड्रग होगी। मतलब गार्ड को पैसे सिर्फ वो देते थे कि 1-1.5 लाख तुम्हें मिलता रहेगा और वो गार्ड एक अरसे से ये काम कर रहा था। मतलब ऐसी ऐसी टेक्निक्स। एक ताज़ा तरीन वाकया बता देता हूँ। जी। मैं फैमिली के साथ गुलबर्ग से DHA जा रहा था। जब मैंने कैवलरी ग्राउंड क्रॉस किया है तो एक आगे ब्रिज है, अब मेरे आगे 2 रिक्शा जा रहे हैं और वो रास्ता नहीं दे रहे। वो बिल्कुल साथ साथ आते हैं और एक थोड़ा आगे हो जाता है, चूंकि ट्रैफिक
भी। हम चलते चलते डीएचए की जो मेन बुलेवार्ड है वॉल्टन रोड से जो डीएचए को जा रही है, हम उस पर पहुंच जाते हैं और वो रिक्शास फिर साइड बाय साइड जा रहे हैं। तो मैं फैमिली से कहता हूँ कि शायद इन लोगों ने ना कोई रेस वेस लगाई हुई है, लेकिन फिर देखते ही देखते डीएचए के गेट की एंट्री से कुछ थोड़ा सा आगे वो जो दोनों रिक्शास थे, उनमें से एक रिक्शा जो राइट वाला था उसने एक पैकेट, वो कोई समझ लें आप कि कोई 10 इंच का वो एक पैकेट था, वो उस रिक्शा वाले को पकड़ाया जो लेफ्ट साइड वाला रिक्शा था, और उस रिक्शा वाले ने एक एनवेलप उस रिक्शा वाले को पकड़ाया और वो रिक्शा तेजी से आगे निकल गया और वो जो रिक्शा था उसने वो डीएचए के गेट से राइट टर्न यू टर्न ले लिया, वापस मुड़ गया ब्रिज के नीचे से वापस। अब बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के मेंबर की हैसियत से मेरे जो तजर्बात हैं, मुझे ये 100% यकीन है कि वो यही काम हो रहा था, मनशियात सप्लाई हो रही थी। उनका कोई टाइमिंग ऐसा उन्होंने बनाया हुआ था कि किसी नाके पे ना रुक जाए, क्योंकि मैंने ये देखा कि कैवलरी में डॉल्फिन वाले थे, उनकी मूवमेंट थी। आगे जब हमने वो कैवलरी का पेट्रोल पंप क्रॉस किया, वहां पे एक गाड़ी थी पुलिस की, तो वो लोग कोई हरकत नहीं कर रहे थे, ब्रिज क्रॉस कर लिया उन्होंने, वरना हो सकता है वो कैवलरी लेवल पे ये सारी ट्रांसफर कर लेते। तो जब हम मेन बुलेवार्ड पे आ गए हैं डीएचए की, तो फिर वो बिल्कुल पुरसुकून थी, वहां पे राइट लेफ्ट कोई पुलिस नहीं थी, और मैंने वो पूरा जायजा ले लिया, गौर कर लिया कि ये सप्लाई हुई है। तो यस, दाऊद साहब ने जो आपको बात बताई वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती। बिल्कुल सही। अच्छा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये जॉर्डन गैंग ने जो चॉकलेट्स और जो वेप्स और इसके साथ साथ जो कैंडीज ये निकाली इसलिए ताकि कैंटीन तक रसाई हो, कैंटीन तक रसाई हो, या आप यूं कह लीजिए कि विद इन द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स इनके मेंबर्स यकीनन मौजूद, जॉर्डन गैंग के या जॉर्डन गैंग के डीलर्स के। क्योंकि जॉर्डन गैंग बराह रास्त कुछ भी नहीं करता, आगे से आगे इसने जरिए बनाए हुए, तीसरे हाथ इसकी सप्लाई चलती थी। तो इसको फिर आइडेंटिफाई किया गया, उसके बाद पकड़ा कैसे, ऑपरेशन कैसे किया? जी, फुरकान बिलाल साहब ने और अकरम जो सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इस पे महीना भर काम किया। ठीक है। और फिर फाइनली आइडेंटिफाई हो गए वो घर जो डीएचए में थे, जो जॉर्डन की मलकियत थे। अब उन घरों पे फिर सर्विलेंस शुरू हो गई। जब ये सर्विलेंस उनकी जारी थी, तो इस बीच में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को यह भी पता चल गया कि कुछ और एजेंसीज भी काम कर रही हैं जॉर्डन गैंग पे। अब वो एजेंसीज क्यों कामयाब नहीं हुई, या वो काम कर भी रही थी या नहीं कर रही थी, या वो बाद में इन हुई, या यूं कहा जा सकता है कि वो एजेंसीज पुलिस पे काम कर रही थी। जाहिर है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो वो कामयाब नहीं हुई। इन्होंने रेड प्लान किया और फिर एक बड़ा मजबूत किस्म का, बड़ा जबरदस्त किस्म का रेड प्लान करके इन्होंने एट वन टाइम तीनों घरों पे रेड किया। वो कहते हैं कि हम देख रहे थे कि 3 घर हैं, इंफॉर्मेशन ये थी, तो एसपी साहब कहते हैं कि पहले एक घर में रेड किया तो दूसरे भाग जाएंगे, और ये नहीं पता कि माल कहाँ पे मौजूद है और किस किस जगह पे इन्होंने रखा हुआ। तो फिर तीनों घरों में यकमुश्त रेड किया। पुलिस की 3 टीमें सरबराही बराह रास्त कर रहे हैं इमरान कश्वर। ये बहुत कम वाकयात ऐसे इमरान कश्वर साहब और फुरकान बिलाल साहब। देखें, इसमें ना ये बहुत कम ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें किसी भी यूनिट का सरबराह खुद से जाती तौर पे शामिल हो। ये तब होता है जब कोई अगवा बराए तवान जैसी वारदातें हो जाए, ठीक है जी, या फिर कोई सीरियल किलर हो, तो फिर सरबराह बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाता है खुद जाती तौर पे। तो ये एक ऐसा ड्रग कार्टेल था जिस पे काम करते करते पुलिस इस नतीजा पे पहुंच चुकी थी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को ये पता चल गया था कि ये छोटी मछली नहीं, ये मगरमच्छ है। तो एक ही वक्त में तीनों घरों पे रेड हुआ और वहां से भारी मिकदार में नारकोटिक्स मिली। अच्छा, वहां से 6 लोग गिरफ्तार हुए
और उसके बाद 110 किलो वीड, 130 वेप्स, जी। 4 किलो कैनेबल्स। कैनिबल्स और आइस और कोकेन और फिर कुछ इनके पैकिंग मटेरियल्स थे, फिर सीबीडी वेप्स, वो जो मिक्सचर ऑफ बनाते हैं लिक्विड जो वेप्स में इस्तेमाल होता है वो, फिर उसके अलावा चॉकलेट, और फिर इसके अलावा वो पैकवर्ड्स, फिर इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स थे जिसमें हशीश रोल करके वो सिगरेट बना के पिया जाता है, और फिर नेक्टर कलेक्टर, और हाँ इसमें गोरिल्ला ग्लू। ये मैंने नाम पहली दफा सुना है। जी बिल्कुल, ये देखें बहुत से नाम इसमें ऐसे हैं जो आपने यकीनन पहली दफा और ये सुने। 12 आइटम्स हैं। जी 12 आइटम्स हैं और भारी मिकदार में। भारी मिकदार में। बिलाशुबा ये तमाम की तमाम करोड़ों रुपए मालियत की और सप्लाई के लिए रखी गई। और सप्लाई के लिए रखी गई थी। ये जो जॉर्डन है ना जी, ये लोकल नार्कोटिक्स भी सप्लाई करता था जिसमें हेरोइन और हशीश शामिल है, लेकिन ये इसका आप समझ लें कि ये हेरोइन और हशीश इसका साइड बिजनेस था, आइस इसका साइड बिजनेस था, छोटे मोटे खर्चे पूरे करने के लिए, ऐसे मुलाजमत रोटी छोटी मुलाजमत अपने गन मैन शनमैन के लिए। जो मेन इसका काम था ना जी, ये वही था जो ये आइटम्स वहां से रिकवर हुई हैं। वीड को आप समझते ही कुछ नहीं है जी। मैंने ये देखा है कि आजकल हमारी एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, उन्होंने तो वीड को ग्रे एरिया में बता दिया कि जी वीड तो ग्रे एरिया में है। शायद वीड जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपकी कोई सेहत अफजा काम होता है, नाउज़ुबिल्लाह। वीड को तो अब हमने नार्कोटिक्स तस्वर ही करना छोड़ दिया। वेयर एज वीड में और हशीश में कोई फर्क नहीं है सर, इट इज सेम मटेरियल। वीड भी वही जड़ी बूटी है जो हशीश है, एक ही जैसा दोनों का नशा है, एक ही काम करते हैं। तो ये जितनी भी आइटम्स जॉर्डन की सप्लाई में थी ये सारी इंटरनेशनल थी। इसमें डेफिनेटली कस्टम्स भी इन्वॉल्व होगा और भी कुछ इदारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें आगे फर्दर जो काम होने थे उसमें एक तो एक्सट्राडिशन होनी थी जॉर्डन की, उसको लेके आना, थाईलैंड से उसको लेके आना था, वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस। ये गोरिल्ला ग्लूज के बारे में आप? हाँ जी, गोरिल्ला ग्लूज जो मैंने भी पहली दफा सुनी थी जब ये जॉर्डन गैंग पकड़ा गया। अच्छा, आप उस वक्त कहाँ पे थे? आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि पकड़ा गया? मैं ओसीयू में था। अच्छा, कहा ओसीयू ऑपरेशन कर रही थी ये? जी मैं ओसीयू में था, लेकिन मैं इस टीम में नहीं था, ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। तो जब इन्फॉर्मेशन मिली कि पकड़ा गया तो फिर क्यूरियोसिटी तो होती ना कि क्यूरियोसिटी, मैं तो मतलब मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। आपने किसी एक चीज पे काम किया हो, आपने ये सारा कुछ अपनी कोशिशों में शामिल किया हो, इन्फॉर्मेशन गैदर की और उस पे आपने रोजमर्रा की बुनियाद पे जॉर्डन को सुना हो, और आप ये समझते हो कि जॉर्डन जो है वो गोरा होगा। जॉर्डन वो कि इसमें गोरे काले उसकी टीम मेंबर थे। सर मैं वही अर्ज कर देता हूँ, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि जुल्म है हमारे। आपने अब तो बहुत कम देखते होंगे आप जो ब्लैक लोगों को, बड़ी कम तादाद। और पहले ये 7 फाटक के पास और इस साइड पे मक्का कॉलोनी में बहुत आज भी अगर आप कॉलेज रोड चले जाएं, टाउनशिप, तो कॉलेज रोड पे एक बट चौक है। हाँ बिल्कुल है। वहां पे अगर आप जाते हैं तो एक आबादी है, वहां पे ये काले रहते हैं, तगड़े हैं, बदमाशी भी करते हैं। फिर अगर आप टाउनशिप का एक एरिया है वहां चले जाएं, वहां पे भी काले रहते हैं। फिर एन ब्लॉक मॉडल टाउन, धल्ला फ्लैट्स बड़े मशहूर हैं, उसके साथ इनका बाकायदा एक क्लब भी है जहां पे ये सब लोग इकट्ठे भी होते हैं, वहां पे पार्टी भी करते हैं। अच्छा, ये लोग हमेशा से ड्रग के सप्लायर रहे, ड्रग्स बेचते रहे, ये जॉर्डन के गैंग का हिस्सा रहे। बाहर से लेके आना, क्योंकि ये स्वेलो कर लेते हैं। अच्छा, कैप्सूल्स की शक्ल में ये उसको स्वेलो कर लेते हैं। तो फिर निकालते कैसे? जैसे निकलता है। अच्छा, वो कैप्सूल हल नहीं होते मैदे में जाके? वो मैदे में जाके हल नहीं होते। ओके। वो फिर उसके साथ एक जिसे आप एस्पगोल कहते हैं, वो यूज किया जाता है, और फिर वो एक बाकायदा पैकेट की शक्ल में स्टूल पास करते हैं आप, तो वो फिर बाज एक केसेस ऐसे भी हुए हैं इंटरनेशनली कि आपकी बाकायदा बॉडी के अंदर ऑपरेट करके
निकाले जाते हैं। कैप्सूल्स रख दिए गए हैं। और कई एक केसेस ऐसे भी हुए हैं बज़मी साहब, आपने यकीनन सुने होंगे, मैंने तो सुने हुए, बिकॉज बीइंग अ मेंबर ऑफ अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कि कई एक कैप्सूल फटे हैं और डेथ हो गई। आपने बहुत से केसेस सुने होंगे कि आपको डेड बॉडीज मिलती थी, पुलिस रिकवर करती थी, जी नशई हाँ, नशे ही मारे फलां गए, नाले में गिर गया, लावारिस फलां करके दफना भी दिया। सर वो क्या था? वो ऐसे होता है कि नशई का इलाज भी करवाते रहते हैं लोग। मेरे साथ भी बीइंग SHO ऐसे वाकयात हुए हैं जो मैंने विटनेस किए और फिर मैंने उस पर स्टडी की कि हुआ क्या है। होता यह है कि एक शख्स अगर 1 ग्राम यूज कर रहा है, ये लोगों के लिए भी, आपके व्यूअर्स के लिए भी ये एक सवाल है जो पता होना चाहिए सबको, कि आपका कोई बच्चा जो किसी नशे की लत का शिकार है, आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। जो गरीब लोग हैं वो छोटे लेवल पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, जहां पे जोर जबरदस्ती से जंजीरों से बांधा जाता है और वो ड्रग उससे छुड़वा ली जाती है। जब तक आप जाती तौर पे इस फैसला ना करें कि मैं इस लानत से अपने आप को निकालना चाहता हूं, आप इससे नहीं बच सकते। खा आप वो लाखों रुपए वाला ट्रीटमेंट करवाने रिहैब चले जाएं, खा आप किसी वो जंजीरों वाले रिहैब चले जाएं। अब दोनों लेवल के रिहैब्स जो है वो मौजूद है। होता क्या है सर कि आप एक बच्चे का ट्रीटमेंट करवाते हैं, जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो वो 1 ग्राम इनटेक कर रहा था किसी भी नार्को कोई भी नशा। हाँ जी। वहां पे वो रहा 3 महीने, 90 डेज, जो एक उनका बेसिक पीरियड है। अब वो 90 डेज के बाद वापस आता है। जब उसने ड्रग स्टार्ट की थी तो वो लेता था 1 ग्राम का 10वां हिस्सा। बढ़ते 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 रिहैब जाने तक वो 1 ग्राम तक पहुंचा। अब उसके बैक ऑफ द माइंड कितनी इनटेक मौजूद है? 1 ग्राम। अब वो 90 डेज के बाद वापस आया प्योरीफाई होके। आते ही अगर उसने ये फैसला किया था कि मैं ये छोड़ दूंगा और वो सिराते मुस्तकीम पे आ गया, फिर तो ठीक। अगर वो वहां से निकलते ही गया फिर अपने उसी यूनिट में अपने उन्हीं दोस्तों के पास, तो कैसे स्टार्ट करेगा? 1 ग्राम। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसके मौजूद है कि मैं 1 ग्राम से गया हूं। वो 1 ग्राम से अब तो वो प्योरीफाई होके बाहर आ गया है। वो 1 ग्राम जो है वो उसको फिर नहीं संभाल सकता और वो रिएक्ट कर जाती है। ओके, बात फॉलो कर गए सर? ये बड़ी टेक्निकली मतलब और रिएक्शन के तौर पे डेथ हो जाती है। और फिर वो जब वो रिएक्ट ओवरडोज हो जाता है। हाँ, ओवरडोज हो जाती है। वो तो गया था 1 ग्राम पे, अब वो वापस आया है तो उसे ये समझ में ही नहीं आया। वो 1 ग्राम ही है बैक ऑफ द माइंड, साइकोलॉजिकली वो कि मैं 1 ग्राम तक लेता रहा हूं। 1 ग्राम तक लेता था। अब उसने 1 ग्राम लिया, ओवरडोज हो गया। ओवरडोज होके उसकी सडन डेथ हो गई। ऐसे केसेस हुए हैं कि पुलिस पे पड़ गए हैं। हाँ, हवालात में भी कहते हैं कि पुलिस की मजबूरी है कि मुनशियात नोश को अगर पकड़ा जाए तो उसको नशा दिया जाता है, वरना कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरा ये तरीकाकार रहा है कि मैं, चूंकि मेरे जो कॉलेज फेलोज वो तकरीबन ज्यादातर डॉक्टर्स हैं, तो वो अक्सर कहते होते हैं कि तू भी पढ़ लेंदा। मैं कहा मैंने जो पढ़ा था मैं वो सही काम कर रहा हूँ। तो सर मेरा ये तरीकाकार था कि जब मैं कोई मनशियात का आदी पकड़ता रहा हूँ तो फिर मैं उसको ट्रीटमेंट करवाता रहा हूँ डॉक्टर से। जरूरी है जी, फोन करके कि जी डॉक्टर साहब पकड़ लिया है, उन्होंने कहा जी इसको फलां चीज़ दे दें, इतने घंटे बाद इसको ये चीज़ आप मेडिकेशन करें, ये टैबलेट दें, तो ये, क्योंकि इसके सिम्टम्स होते हैं ना सर, डायरिया शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाती है, शिवरिंग शुरू हो जाती है, फिर ठंडे पसीने आने लगते हैं, इस तरह की कैफियत होती हैं जिसमें वो फिर मुब्तला हो जाता है। तो वो जो चीज़ें उसको होती हैं उसका ट्रीटमेंट साथ साथ उसको मैं स्टार्ट कर देता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिसहैप नहीं हुआ। लेकिन मिसहैप्स क्या होते हैं कि जब ये लोग वालिदैन इलाज करवा के लेके आते हैं, वो अचानक कहीं ओवरडोज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, पुलिस ने डेफिनेटली 15 की कॉल पे जाना है। हाँ बिल्कुल, कि ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। ऐसे केसेस हुए हैं जो मैंने भी जाती तौर पे फेस। ठीक है, आखिर में चलते हैं। अब ये मोहम्मद अली कौन था? बाकी तो फैमिली मेंबर लग रहे हैं सारे। मोहम्मद अली जो है वो अली रजा का इसका वर्कर है। मोहम्मद अली जो बाहर भी जाता रहा है। अच्छा, ये बाहर जाता रहा है, जॉर्डन का।
अच्छा, फिर उसके बाद जो उजैर इफ्तिखार पकड़ा गया, ये तो भाई ये है, भाई है, सगा भाई है। और नदीम शौकत ये नदीम शौकत भी इसका वर्कर है। वर्कर, 2 वर्कर इसमें शामिल हो गए। फातिमा जो पकड़ी फातिमा गई, जो है वो इसकी सगी बहन है, सगी बहन, ठीक और है। फिर एक सना। सना इसकी सप्लायर है। अच्छा, इसकी सप्लायर लड़कियां भी थीं और लड़के भी थे, और पूरी फैमिली ये बिजनेस करती थी। 9-10 तो इसके सिक्योरिटी गार्ड्स अरेस्ट हुए विद वेपन्स। अच्छा, फिर जॉर्डन को कैसे गिरफ्तार किया गया? सर जॉर्डन मेरा ख्याल है स्टिल एट लार्ज है, व्हाट आई गेस, क्योंकि अभी वो शायद उसकी एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी। मुकम्मल नहीं, उस वक्त कहा गया था वैसे बिलाल सिद्दीकी मैना साहब की जानिब से कि हम करेंगे, बिल्कुल सही है। जी। वो ज़ाहिर है काफ़ी हर्डल्स भी होती हैं, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया कि जॉर्डन है कौन। थाईलैंड। अच्छा, उसके बाद ये जो पुलिस ने रेड किया, मरियम नवाज साहिबा ने, सीएम साहिबा ने इनको बुला के अप्रिशिएट किया पुलिस को, कार्रवाई को, और तो उसके बाद ये जो नेटवर्क है ये ब्रेक हो गया था। अच्छा, मैंने ये देखा है सर कि जो मैडम सीएम है वो ना क्राइम के अगेंस्ट उनकी कोई ऐसी इंस्टिंक्ट है कि क्राइम को वो जीरो करना चाहती हैं। जीरो करना चाहते हैं। ये अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। अगर ये जीरो हो जाता इसके जॉर्डन के नेटवर्क को ब्रेक करने के बाद, तो फिर सीसीडी को ये काम टास्क ना मिलता। हाँ, ये बहुत बड़ा जुमला कह रहे हैं आप। जी, इतने बेशुमार ड्रग पेडलर्स, बहुत हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है इसमें। 1 रुपया लगाओ 1000 कमाओ, लिहाजा इजी मनी के चक्कर में हर दूसरा बंदा जो है वो ये काम कर रहा है, ये काम ज्यादा पैसे कमाने के ज्यादा पैसे कमाने के लिए। और ये सीसीडी की जो 72 आवर्स का टास्क था ना जी, इससे पहले तो ये आलम था कि गली गली में शोर है ये सारे ड्रग पेडलर्स, कभी किसी कॉलेज के बाहर, किसी यूनिवर्सिटी के बाहर, अब डर है। और टारगेट मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, एलीट क्लास को टारगेट किया हुआ था। पैसे का काम था ना सर। कोई उठाई गिरे ने तो ये वेप वाली वीड नहीं लेनी, कैनबिस नहीं लेनी, मशरूम्स नहीं लेने, ये बड़ी बड़े हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है सर। इसमें ग्राम जो है ना वो 50-50 हज़ार तक जाता है। 50,000 रुपया 1 ग्राम के लिए खर्च करना किसी आम आदमी तक का तो काम है नहीं। सीसीडी ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद कार्रवाइयां हुई कि जो गाजी कक्का का ऑपरेशन है, और सीसीडी ने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं मनशियात फरोशों के खिलाफ। गाजी कक्का में जो गैंग ऑपरेट कर रहा था वो हाथ नहीं आया। काबुल खान गैंग मशहूर, आप ये समझ लें कि जैसे जॉर्डन एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल, गाजी का काबुल खान लोकल नार्कोटिक्स, हेरोइन और हशीश का बेताज बादशाह। पूरे पंजाब में काबुल खान की नार्कोटिक्स जाती थी। इसमें मैं ये समझता हूं कि सर ये लोकल पुलिस का काम नहीं है। लोकल पुलिस ने ऑपरेशन किया गाजी कक्का, क्योंकि सीएम पंजाब ने तो सिर्फ सीसीडी को ऑर्डर नहीं दिया ना, उन्होंने तो पूरे पंजाब को ऑर्डर दिया। अब लोकल पुलिस ने वहां पे कार्रवाई की और वो काबुल खान को पकड़ नहीं सके, काबुल खान वगैरह वहां से फरार हो गए। सीसीडी के ऑपरेशन में वहां का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तो नेस्तो नाबूद कर दिया, मस्मार कर दिया है जी, वो तो नेस्तो नाबूद हो गया। लेकिन काबुल खान इज स्टिल एट लार्ज। इसी तरह से सीसीडी जो ऑपरेट कर रही है, सीसीडी ने एक क्राइटेरिया बनाया सर, जिसके अगेंस्ट 5 मुकदमात हैं 9C हैवी जो सेक्शन 1000 ग्राम, ठीक है जी, 9C के जिसके अगेंस्ट 5 मुकदमात हैं। इसके लिए फिर बाकायदा एक स्क्रूटनी टीम है। ओके, वो स्क्रूटनी ये करते हैं कि ये मुकदमात फर्जी कारकर्दगी के तो नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये बहुत कि मतलब आपके पास है कि जी आपने 10 पर्चे देने हैं, तो एक शख्स जेल गया है, उसके अगेंस्ट एक FIR हुई है, वो जेल गया है, जेल से आती उस पर फिर FIR हो गई, आ गया जी जेलों, चुक ले आओ, साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। तो सीसीडी ने सबसे पहले तो ये स्क्रूटनी की। ठीक है, इसकी लिस्टें बनी है सर, एक बनी टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 एंड टॉप 100। ये इसकी जो एक क्लासिफिकेशन कैटेगोरिकली क्लासिफाइड ये हुआ कि जी ये A कैटेगरी, ये B, ये C और इनके साथ क्या सलूक करना, इनके साथ क्या, इनके साथ क्या? जी। 5 मुकदमात जेन्युइन अगर किसी के अगेंस्ट 9C के हैं तो वो बचे, वो नहीं बच सकता, वो नहीं बचता।
ठीक है। एक बात। दूसरी बात, सीसीडी ने बिला तफरीक कार्रवाइयां की हैं काना के इलाका में, पाक अरब, इसी तरह से आपका जो लाहौर का जनूबी शुमाली शादरा, ठीक है जी, ये सीसीडी की कार्रवाइयां हैं और बिला तफरीक कार्रवाइयां हैं। मेरे मुंह से ना आप कहलवाइएगा कि हमने अपने डिपार्टमेंट को भी नहीं छोड़ा। हाँ, इसमें पुलिस वाले भी उन्होंने किए हैं, वो आप बोल रहे हैं फुल फ्राई किए हैं। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि और आइंदा आने वाले वक्त में जो सीसीडी कार्रवाई करने जा रही है, ये आपके लिए बहुत ही हैरान कुन होगा जब आप वो सुनेंगे। हाँ, अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी कुछ बड़े नेटवर्क्स हैं, उनके नाम वो मफरूर हैं, वो ना गिरफ्त में आया ना कुछ और, कुछ मफरूर नहीं भी, वो हाँ गिरफ्तारी भी नहीं शो करती। कुछ मफरूर। अच्छा, सीसीडी ना सर बिल्कुल इंटेलिजेंस बेस्ड काम कर रही है। सीसीडी का कोई आपने पीआरओ नहीं देखा होगा, हाँ, ठीक है जी। सीसीडी कोई प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंसेस नहीं कवरेज करती, और कोई वो मीडिया चीज़ें। कवरेज, सीसीडी का ये काम ही नहीं है। सुहेल जफर चट्टा की जो पॉलिसी है वो हरगिज ये नहीं है कि मेरी मशहूरी हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम फाइटिंग कर रहे हैं। अगर आप मोहम्मद अली भट्ट को ले लें, फिर इसी तरह से आप फारूक असगर अवान है, इधर हसनैन हैदर है, इसी तरह से और बाकी सारे लोग हैं, ये सब के सब अपनी मशहूरी वाला काम ही नहीं कर रहे। मशहूरी सीसीडी में सिर्फ इस चीज़ की हो रही है कि जिसका आपको पता चल गया या आप तक खबर आ गई, या फिर हमारे जो कुछ भाई बहन बैठ के फर्जी गुफ्तगू करते हैं चैनल्स पे बैठ के, उस हद तक है। ऑथेंटिक रिपोर्टिंग सीसीडी की तरफ से की ही नहीं जा रही। अच्छा, आखिर में अब ये बता दें कि अगर कोई मनशियात पे लग गया है, किसी का बेटा, किसी का भाई, तो उसको कैसे छुड़वाई जा सकती है, क्या किया जाना चाहिए? ऐसे केसेस हैं सर कि जिसमें मनशियात की लानत से बच गए हैं। इसमें ना सर इखलाकी तरबियत की जरूरत है। बच्चे को अगर आप इखलाकी तरबियत की तरफ ले जाएं और उससे अपनी जो मोहब्बत का रिश्ता है उसको बढ़ा दें, वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो दूरी है वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। दोस्ती होनी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है सर कि आपका बेटा है या आपकी बेटी है, वो आपके साथ आपके फी जमाना, वो पुराने वक्तों की बात हो गई। किसी बुजुर्ग ने, एक बहुत बड़े आलिम ने ये कहा था कि जो नौजवान नस्ल है, आप उनके ज़माने के नहीं हैं, आप गए वक्तों के हैं। तो जो नौजवान नस्ल है उनको उनके ज़माने के मुताबिक डील किया जाए, अपने ज़माने के हिसाब से डील ना किया जाए कि हमारी अम्मी जो थी वो तो बेलन से मारा करती थी और बाप ऐसे देख लेता बाप था, ऐसे तो देख खामोश लेता हो था और खामोश हो जाता था। हम डरते रहे अपने वालिदैन से। अब फी ज़माना जो तरीकाकार मैंने भी बड़ा अव्वल में छोटे बच्चों के साथ अपनाया, मेरे बच्चे मुझ पे तड़ी भी करा लेते हैं। आपको भी यही करना चाहिए। बच्चों के साथ आपकी फ्रेंडशिप वो होनी चाहिए जो दोस्तों के साथ होती है। बच्चा हर बात शेयर करे आपके साथ, हर बात शेयर करे, आपके साथ अपनी मोहब्बत भी शेयर कर दे। आप इतने कंफर्टेबल होने चाहिए अपने बच्चों के साथ, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो बच्चे जो हैं वो बच जाएंगे। यानी आपका रिश्ता ऐसा होना चाहिए बच्चों के बस साथ सर, कि वो सोचे ही ना इस तरफ जाने उसमें सर एक बाल बराबर भी दूरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बेटियों के साथ माँ और बेटों के साथ बाप, दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल वही दोस्ती जो बच्चे बाहर जाके तलाश करते हैं। क्योंकि ट्रीटमेंट्स और रीहैब ये कोई हल नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।